Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the second lecture of Programming Fundamental. Programming Fundamental के second lecture में हम आपको खुशामदीद कहते हैं. In first lecture we discuss about the course outline and importance of Programming Fundamental, Programming Fundamental, need of Programming Fundamental. हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी और मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यू मस्ट शुड इंस्टॉल द कंपाइलर फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, कि आप लोगों को इसके लिए डेव C++ या टर्बो C++ जो भी कंपाइलर आप लोगों ने इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर लेना चाहिए. और मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि डेव C++ आप लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे. तो मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा, उसके ऊपर अमल भी करने की कोशिश की होगी, कंपाइलर भी इंस्टॉल कर लिया होगा. अगर किसी ने इंस्टॉल नहीं भी किया या लेक्चर नहीं सुना तो अभी से वो लेक्चर भी सुन लें और दोबारा से मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग अपना कंपाइलर भी इंस्टॉल कर लें. अगर आप लोग ये कोर्स मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, कुछ लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, देन यू शुड इंस्टॉल द कंपाइलर. आप लोगों को बिगिनिंग में ही क्या कर लेना चाहिए, इंस्टॉल कर लेना चाहिए. और जिसने BSIT कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लिया है तो उन्हें लाजमी तौर पर चाहिए कि वो अपने अभी से अगर वो लर्न करना चाहते हैं तो लैपटॉप्स वगैरह अरेंज करें और उसके ऊपर ये कंपाइलर वगैरह इंस्टॉल करें और काम करना स्टार्ट करें. तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन कंपाइलर के बारे में डिस्कस करेंगे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, देन हम उसके अलावा उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह देखेंगे और प्रोग्रामिंग डीबगर के बारे में पढ़ेंगे कि डीबगर क्या होता है. और हम अपना एक पहला प्रोग्राम आज बना के देखेंगे जो हो सो आप लोग भी, उसकी मैं डिटेल में तो नहीं जाऊंगा लेकिन आप लोग भी उसी को देख के रन करके उसका रिजल्ट देखने की कोशिश करेंगे. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरफ मैं मूव करने से पहले लैंग्वेज के बारे में बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज क्या होती है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज. कोई भी एक लैंग्वेज है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि लैंग्वेज इज सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स. लैंग्वेज हमारी सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं, लिमिटेड वर्ड्स एंड सिंबल्स होते हैं जो उस लैंग्वेज के अंदर कम्युनिकेशन के लिए, कन्वर्सेशन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. इन वर्ड्स के, इन सिंबल्स के सिंटैक्स और मीनिंग ऑलरेडी डिफाइन होते हैं. हम उन्हीं डिफाइन वर्ड्स को यूज़ करते हैं किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो उस लैंग्वेज को जानता होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसे आप लोग जानते हैं. अगर मैं बोलता हूँ, मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, यू ऑलरेडी नो अबाउट द वर्ड इज़ एंड देन नेम. तो आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी पता है, उसका सिंटैक्स और मीनिंग पता है, तो आप लोग मेरी बात समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और मुझे वापस उसका क्या देंगे, रिप्लाई करेंगे. अब मैं कोई ऐसा वर्ड बोल देता हूँ जैसा कि कोई रैंडम मैं स्पेल कर देता हूँ ANTMNX. अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये क्या वर्ड है. आप लोग सोचेंगे कि आप लोगों को कोई समझ नहीं आ रहा होगा. अगर मैं वही वर्ड किसी इंग्लिश एक्सपर्ट पर्सन के पास लेके जाता हूँ, उसे कहता हूँ कि ये क्या वर्ड है, तो वो मुझे यही कहेगा कि दिस इज़ नॉट द वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, ये इंग्लिश डिक्शनरी का या इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, सो इसके मीनिंग हमें नहीं पता. इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि हर लैंग्वेज लिमिटेड वर्ड्स और सिंबल्स पर मुश्तमिल होती है, अनलिमिटेड वर्ड्स और सिंबल्स नहीं होते. तो हर लैंग्वेज को सीखने के लिए उनका, उसके वर्ड्स, सिंबल्स का पर्पस यानी सेमेंटिक्स, सेमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग, और सिंटैक्स यानी लिखने का तरीका अगर आप लोगों को आता होगा, यू कैन लर्न दैट लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज को सीख सकते हो. अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की या पहले कंप्यूटर लैंग्वेज की. जैसे हम दो लोग आपस में जो हमें लैंग्वेज आती होती है उसके ज़रिए आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो इसी तरह हमने
कंप्यूटर के साथ भी कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से भी अपनी बात मनवानी है। अब कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे उसे अपनी बात मनवानी है, उससे कैसे काम लेना है, तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। द लैंग्वेज थ्रू विच वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, ऐसी लैंग्वेज जिसके जरिए हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर थ्रू विच वी इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे, इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, हिदायत दे रहे होंगे, वो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाएगी। अब कंप्यूटर लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, जो हम कंप्यूटर को कोई भी काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, हिदायत दे रहे होते हैं, उसे कह रहे होते हैं कि भाई ये काम करो, तो उस कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो हम कोड लिखते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। किसी भी काम को करने के लिए जो हमने एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, वो एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर हमारे डाटा को प्रोसेस करता है किसके ज़रिए, इंस्ट्रक्शन के ज़रिए जो हमने उसको दी होती हैं। तो वो जो हमने उसके इंस्ट्रक्शन दी होती हैं, वो हमारा कोड दिया होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हुई, जिस लैंग्वेज के अंदर वो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, वो कोड लिख रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं, जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी क्या कहलाएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए नेशनल सिस्टम इंटेंडेड प्राइमरीली एंड फैसिलिटेट द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें कंप्यूटर, मशीन को और इंसान को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराती है। द नेशनल इज अंडरस्टूड बोथ द ह्यूमन एंड मशीन। ठीक है, नोटेशनल का मतलब यह है कि हमारी कोई भी नोटेशनल, ठीक है, नोटेशनल सिस्टम इंटेंडेड प्राइमरीली फैसिलिटेट द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन, नोटेशनल अंडरस्टूड द बोथ बाय ह्यूमन एंड मशीन। जो हमारी नोटेशनल लैंग्वेज होती है वो दोनों को इंसान के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होती है और कंप्यूटर के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होती है। ठीक है, दोनों को आती होगी तो वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ना, जिसको नहीं आती तो वो कंप्यूटर के साथ तो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो हमारी लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। 3 तरह की लैंग्वेजेस हैं। जब मैं बात करूँगा मशीन लैंग्वेज की, मशीन लैंग्वेज इज अ नेचुरल लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर। ये असल में ये कंप्यूटर की ज़ुबान है, कंप्यूटर की ओरिजिनल लैंग्वेज है। जैसे हमारी लैंग्वेज इंग्लिश हो सकती है, मेरी लैंग्वेज उर्दू हो सकती है, सराइकी हो सकती है, लेकिन हम जब बात करते हैं उर्दू की, तो उर्दू मेरी अपनी लैंग्वेजेज है, जो मेरे लिए समझना क्या है, आसान है। शायद मैं किसी और के साथ जब कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसके लिए समझना क्या हो, मुश्किल हो। ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, वो कौन सी हमारी मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड, इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है कंप्यूटर कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड ओनली इट्स ओन लैंग्वेज। कंप्यूटर इस लो लेवल लैंग्वेज को, इसको हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है और उसके ऊपर अमल कर सकता है। जनरली कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ नंबर्स, आमतौर पर ये हमारे पास नंबर 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, अल्टीमेटली रिड्यूस टू 1 एंड 0। पहले ये नंबर ज्यादा होते थे, अब हमारे पास 1 0 और 1 की फॉर्म में होती है, बाइनरी फॉर्मेट में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि हमने कोई एक ए लिखना है, तो कंप्यूटर में ए का कोई पता नहीं है, कंप्यूटर को कोई पता नहीं है कि ए क्या है। कंप्यूटर में जो स्टोर होता है ए, तो हमारे पास उसका जो ASCII कोड होगा 65, उसकी अगर हम बाइनरी बनाएं तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो वो 01 00 00 01 ये हमारे पास क्या है, किसका कोड है, सपोज इस तरह का कोई कोड होगा जो हमारे ये अल्फाबेट्स भी स्टोर होते हैं। मशीन लैंग्वेज आर मशीन डिपेंडेंट। मशीन लैंग्वेजेस किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, मशीन डिपेंडेंट होती हैं। इनको जिस मकसद के लिए, जिस मशीन के लिए कोड लिखा जाता है उसी के ऊपर रन होती है। मशीन डिपेंडेंट का मतलब यह है कि सपोज मैं डेल के लिए लिख रहा हूँ तो डेल के ऊपर रन होगा, अगर मैं HP के लिए लिख रहा हूँ तो HP के ऊपर वो रन होगा। HP वाला डेल पे रन नहीं होगा, डेल वाला HP पे रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी लैंग्वेजेस होती है, हमारी मशीन लैंग्वेज। ये किस फॉर्म में होती है, हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट में होती है, 0 और 1 और 0 की फॉर्म में। मशीन लैंग्वेज सूटेबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन। ठीक है, ये इस मशीन के लिए यानी कंप्यूटर्स के लिए बहुत ईजी है समझना, बट इंसान के लिए ये समझना, क्योंकि 0 और 1 की फॉर्म में इंसान के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इंसान समझ सकता है, उसके अंदर लिख सकता है, लेकिन उसके लिए समझना क्या है, मुश्किल है। सूटेबल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन,
बट वेरी मच डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट एंड लर्न बाय द ह्यूमन प्रोग्रामर। ठीक है, इंसानी प्रोग्रामर जो हैं उनके लिए समझना, उनके लिए इंटरप्रेट करना, उनको याद करना इंसान के लिए क्या है, ये मुश्किल है। फिर इसके बाद हमारे पास किस चीज़ का कंसेप्ट आया, असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज इज वन स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, इसके लिए मशीन लैंग्वेज को क्योंकि सीखना बहुत मुश्किल था, कुछ फिर उसके बाद ये कहा गया कुछ जो कॉमन चीज़ें थी उनके लिए कुछ सिंबल बना दिए गए ताकि प्रोग्रामिंग को क्या किया जा सके, इजी किया जा सके। 0100 लिखने की बजाय उसके कुछ सिंबल्स बना दिए गए। जैसे ही हमारे पास एडिशन के लिए ऐड, ADD, मूव, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मूव, ठीक है, इंक्रीमेंट के लिए INC, ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास बना दिए गए। तो ये हमारे पास ये जो सिंबल्स हैं इनको हम न्यूमोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे न्यूमोनिक्स यानी असेंबली लैंग्वेज के अंदर ऐड कर दिए गए, तो ये मशीन लैंग्वेज की निस्बत समझना इसको क्या हो गया, आसान हो गया। जैसे यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज दैट अलाउ अ प्रोग्रामर टू यूज द एब्रीविएशन आर इजीली रिमेंबर्ड वर्ड्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। ठीक है, जो एब्रीवेटेड हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं, ठीक है, वो उनको याद करना आसान है इसकी बजाय कि हम नंबर्स को याद करें। दीज एब्रीवेशन आर कॉल्ड नीमोनिक्स, इनको क्या कहा गया, नीमोनिक्स कहा गया। दीज नीमोनिक्स आर ओपी कोड, ऑपरेशनल कोड। ओपी कोड से मुराद ऑपरेशनल कोड एंड ऑपरेंड्स, जिस ऑपरेंड से मुराद यह है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स। ठीक है, और ऑपरेशनल कोड, ओपी कोड, ऑपरेशन के कौन सा कोड क्या है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे अब आप लोगों को नजर आ रहा है ऐड, ADD ऐड, इसका मतलब ये हमारा ऑपरेशनल कोड है, ऐड के एडिशन करना है। ठीक है, और ये AX यानी ये इसके ऊपर ऑपरेशन, इन दो को ऐड करना है, A को और B को, AX BX, इन दो को ऐड करना है। तो ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, वो हमारे ऑपरेंड्स कहलाते हैं। और जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो हमारे पास क्या है, ओपी कोड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओपी कोड कौन कौन से हैं इसके अंदर, ऐड, मूव, इंक, इन 3 स्टेटमेंट के अंदर, इन 3 इंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, तो और ऑपरेंड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, AX BX एंड देन CX। इसके बाद असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज भी कंप्यूटर के लिए डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं है। मशीन और कंप्यूटर ओनली कैन अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर्स। सो अब हम क्या करेंगे, असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझानी है। जैसे अब आप एग्जांपल ले लें कि एक चाइनीज पाकिस्तान के अंदर आता है, अब उसको इंग्लिश नहीं आती होती, उर्दू नहीं आती होती, तो वो क्या करता है, अपनी चाइनीज में बात करता है, दरमियान में कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज करता है, वो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके हमें बताता है, हम उस ट्रांसलेटर को कहते हैं, वो ट्रांसलेटर चाइनीज में ट्रांसलेट करके दोबारा उसको बताता है। तो इसी तरह एक दरमियान में हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाने के लिए कि एक दरमियान में सॉफ्टवेयर बनाया गया, उस सॉफ्टवेयर में दोनों कोड मशीन लैंग्वेज के कोड भी हैं और असेंबली लैंग्वेज के भी कोड हैं। वो असेंबली लैंग्वेज, वो जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज का कोड लेता है, उसको ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो मशीन लैंग्वेजेस जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल है और कंप्यूटर उसके ऊपर अमल करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, असेंबलर। असेंबलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखा गया होगा जो कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, वो उसे क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। प्रोग्रामर स्टिल नॉट हैड टू यूज मैनी इंस्ट्रक्शन टू अकॉम्प्लिश अ सिंपल टास्क। जो हमारे प्रोग्रामर से वो अभी भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन जो है सिंपल काम करने के लिए, जो हमारे अकॉम्प्लिश अ सिंपल टास्क, प्रोग्रामर स्टिल हैड टू यूज, बहुत सारी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती थी एक छोटे से काम करने के लिए भी। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए क्या थी, असेंबली लैंग्वेज भी अभी डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू द हाई लेवल लैंग्वेज। इसके बाद किस चीज़ का कंसेप्ट आया, हाई लेवल लैंग्वेज का कंसेप्ट आया। हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारे पास हैं ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इज एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, जैसे हम इंग्लिश के वर्ड बोलते हैं, इस तरह की आसान लैंग्वेज है जो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल भी है, जो हमारे लिए इजी टू यूज़ भी है, जो जिसके अंदर हमारे लिए लिखना, कोड लिखना भी आसान है, जिसका सिंटैक्स समझना भी हमारे लिए क्या है, आसान है। इट इज़ अ रिफाइनमेंट ऑफ द सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन के असेंबली लैंग्वेज को मजीद रिफाइन किया गया और हमारी क्या बना दी गई, हाई लेवल लैंग्वेज बना दी गई। इट अलाउड यूजर टू राइट इन फेमिलियर नोटेशन, जो नोटेशन इंसान के पास ऑलरेडी, जैसे
हमें पता है प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो हम प्रिंट का की वर्ड यूज़ कर लेते हैं, या आउटपुट का वर्ड यूज़ होता है सी आउट का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। रेदर देन नंबर्स आर एब्रीवेशन। मोस्ट हाई लेवल लैंग्वेजेस आर नॉट मशीन डिपेंडेंट। जो बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो मशीन डिपेंडेंट नहीं होती। मशीन डिपेंडेंट का मतलब मेरे बच्चे मैं पहले आप लोगों को समझा चुका हूँ कि मैंने अगर डेल कंप्यूटर के लिए एक कोड लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, तो वो डेल पे भी चल जाएगा और एचपी पे भी चल जाएगा, लिनोवो पे भी चल जाएगा, वो सारे सिस्टम के ऊपर चल जाएगा। इट्स मीन कि वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो मशीन डिपेंडेंट होता मीन कि सिर्फ जिसके लिए लिखा जा रहा है उसी के ऊपर क्या होता है वो रन होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जब से आई तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो गया। जो पहले मशीन लैंग्वेजेस होती थी उस वक्त पाकिस्तान के अंदर या हमारे मुल्क के अंदर अगर हम बात करें कि कोई प्रोग्रामर एक कदम मिलता था, बड़ी मुश्किल से ढूंढने से वो भी मिलता था। ठीक है, जब असेंबली लैंग्वेज आई उसके बाद कुछ प्रोग्रामर ने सांस पकड़ा, ठीक है, कुछ बढ़ना शुरू हुए। लेकिन जब अब हाई लेवल लैंग्वेज आई तो आज एक गली में चले जाएं, 2-3 दरवाजे नॉक कर लें तो एक उसमें से कोई ना कोई बंदा निकल आएगा कि मैं प्रोग्रामर हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या की जा सकती हैं, हर मीन की लैंग्वेजेस इतनी आसान हो गई प्रोग्रामिंग कि हाई लेवल लैंग्वेजेस के आने की वजह से हर बंदा कर सकता है। तो आप लोग को मैं कह रहा हूँ प्रोग्रामिंग इज़ टू मच ईजी, सो टेक इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग। आप लोगों ने अगर कुछ बनना है, कुछ सीखना है तो प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लें और कुछ कर्ज गुजरें। हाई लेवल लैंग्वेजेस, ट्रांसलेटर फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। अब देखें उसी तरह जैसे असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर के लिए समझना क्या था, मुश्किल था, इवन कि वो असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझ सका तो हाई लेवल कैसे समझ सकेगा। तो इसके लिए भी फिर हमें किसी की ज़रूरत पड़ी, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। जो ट्रांसलेटर थे हाई लेवल लैंग्वेजेस के, वो हमारे क्या करते थे, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं किसके अंदर, हमारी मशीन लैंग्वेज के अंदर या लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, फिर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर अमल करता है, जो हमने कहा होता है वो टास्क परफॉर्म करके देता है। एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस, जैसे हमारे पास फोर्ट्रॉन है, कोबोल है, बेसिक है, सी प्लस प्लस है, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसमें से हम सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर डिटेल के अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। तो इसी तरह अब हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज, इसकी हिस्ट्री थ्योरेटिकल इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेवलप बिटवीन 1969 to 1973। डेनिस रिचे ने एट द बेल लैब टेलीफोनिक लेबॉर्ट्रीज फॉर यूएस विद द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सबसे पहले ये सी लैंग्वेज बनी थी 1969 to 1973 के अंदर। उसके बाद डिसेंडेंट ऑफ द केन थॉमसन लैंग्वेज बी, उसके बाद बी लैंग्वेज आई, बी लैंग्वेज के बाद सी लैंग्वेज आई। ठीक है, इससे पहले बी लैंग्वेज यूज होती थी। द फर्स्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैंडर्ड वाज पब्लिश इन 1978। पहली सी लैंग्वेज 1978 के अंदर पब्लिश हुई। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय कार्नॉग एंड एच.ए. के.एल.आर. ANSI। द सेकंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोबारा ANSI आई। देन स्टैंडर्ड पब्लिश इन 1989 के अंदर, ISO अप्रूव्ड ANSI इन 1990 के अंदर आई। द लेटेस्ट टेबल रिलीज इन C11, ठीक है, C11 ये बाद में आया हमारे पास। इसके बाद एडिटर, अब हमने ये तो हिस्ट्री थी, इसी इसके बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस आई और बहुत सारी लैंग्वेजेस अब इस टाइम अवेलेबल हैं। एडिटर क्या होता है, यानी हम अब इसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम बनाने के लिए। एडिटर जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, एडिटर कहलाता है। क्रिएट अ सोर्स कोड वी नीड एन एडिटर। सोर्स कोड करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत होती है। जैसे हम एडिटर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर भी हम क्रिएट कर सकते हैं। इवन कि अगर हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइन एडिटर, लाइन बाय लाइन एडिटिंग करते हैं। स्क्रीन एडिटर, नोट पैड, जैसे स्क्रीन एडिटर हो गए, नोट पैड हो गए, वर्ड पैड हो गए, कस्टमाइज एडिटर होते हैं। जी, आफ्टर राइटिंग द कोड वाज सेव द कोड विद फाइल एक्सटेंशन .c। अगर हम C++ कर रहे हैं तो .cpp की एक्सटेंशन के साथ क्या होता है हमारे पास इसका प्रोग्राम क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। उसके बाद कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। जो हमारे पास सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड मिलके जो हमारे पास जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो हमारा सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, जो हम एडिटर के अंदर प्रोग्राम राइट करेंगे और फिर C++ एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, सोर्स कोड। अब जो कंपाइलर का काम क्या है मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा कंपाइलर क्या कर रहा है। जो हमारा सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर देगा हमारे किसके अंदर, ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड मीन के हमारी मशीन लैंग्वेज के अंदर। जो हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है, मशीन लैंग्वेज, ताकि कंप्यूटर को समझाना है।
ठीक है, तो सोर्स कोड किस में तब्दील होता है, मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड। वी नीड अ कंपाइलर, जैसे फोर्ट्रॉन है, पास्कल है, सी है, इसके लिए इट कन्वर्ट द यूजर रीडेबल कोड टू मशीन रीडेबल कोड, यानी जो हम इंसान के लिए जो हम कोड लिख रहे हैं उसको किस में तब्दील कर देता है वो, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा भी सही कि कैसे वो कर देता है। ठीक है, इसी तरह इट कन्वर्ट द यूजर रीडेबल कोड टू मशीन रीडेबल कोड, इट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज डिफरेंट सेक्शन आर नॉट कंपेयर्ड टुगेदर, से नॉट लिंक टुगेदर। ठीक है, ये अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, लेकिन जब ये इसके साथ क्या हो जाती है, डिफरेंट लाइब्रेरीज जो हमें ज़रूरत होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। मैं आप लोगों को ये अगले लेक्चर के अंदर बताऊंगा कि लाइब्रेरीज क्या होती हैं। ठीक है, जैसे हम अभी बल्कि इसी के अंदर बताऊंगा कि लाइब्रेरीज क्या है, उसका मकसद क्या है, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद अटैच हो जाती है, तब हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है और उसका हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब लिंकर क्या है, लिंकर हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि जो हम कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे, जैसे मैंने आप लोग कहा कि डेव C++ आप लोगों ने क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो डेव C++ जैसे आप लोग इंस्टॉल करोगे उसके साथ जो एक लिंकर होगा, एक सॉफ्टवेयर उसके अंदर ऑलरेडी शामिल है जो हमारी क्या करता है, किस चीज़ को लिंक करता है, हमारी लाइब्रेरीज को लिंक कर देता है हमारे ऑब्जेक्ट कोड के साथ, ऑब्जेक्ट कोड टू एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट कोड के साथ जब हमारी लाइब्रेरीज इंक्लूड हो जाती हैं तो हमारा क्या बन जाता है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है। जैसा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड टू एग्जीक्यूटेबल कोड फर्स्ट .ogb मीन के सबसे पहले .c जो भी हमने क्या बनाई होगी, फाइल बनाई होगी, जैसे मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद हमारे पास जो हमारी सोर्स कोड होगा, बाद में उसका ऑब्जेक्ट कोड आएगा, फिर उसके बाद एग्जी की फाइल बनेगी। कैन बी एग्जीक्यूटेड बिकॉज डिफरेंट सेक्शन आर मैप टुगेदर, यानी जो भी हमें लाइब्रेरीज चाहिए थी वो उसके साथ अटैच हो जाएंगी, तो अब हमारे लिए वो एग्जीक्यूटेबल बन जाएगा। एग्जीक्यूट द कोड बाय सिंपली टाइपिंग द सेम ऑफ फाइल first.exe और इवन फर्स्ट। ठीक है, जैसे अभी मैं आप लोग को, हम उस कोड को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें C++ हमारे पास इन्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ये कैसे काम कर रहा है, C++ प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमारे पास एडिटर होगा, यानी जो भी हम एडिटर यूज़ कर रहे होंगे, जैसे हमारे पास क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि कंपाइलर इंस्टॉल करना है डेव C++, तो वो हमें एडिटर भी प्रोवाइड करता है। उसके अंदर हम प्रोग्राम एडिट करेंगे तो हमारी वो ड्राइव के ऊपर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, डिस्क के ऊपर सेव होगा। प्रोग्राम इज क्रिएटेड इन द एडिटर एंड स्टोर्ड ऑन द डिस्क। फिर उसके बाद जो भी हम प्रोसेसर क्या कर रहे होंगे, यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, प्री प्रोग्राम प्रोसेस द कोड, जो हमारे पास उस कोड को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, हमारे पास उसके बाद कंपाइलर का काम स्टार्ट होगा। कंपाइलर क्रिएट्स ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इट्स ऑन टू द डिस्क। उसने ऑब्जेक्ट कोड क्या करना है, बनाना है और हमारे डिस्क के ऊपर सेव कर देना है। उसके बाद लिंकर का क्या काम है, लिंकर ने, यानी ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं हमारे पास, प्री प्रोसेसर होंगे, उनको प्रोसेस किया जाएगा, फिर कंपाइलर का काम स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कंपाइलर का काम कहाँ से स्टार्ट होगा। जो लिंकर है, लिंकर का काम है वो हमारी जो लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, जो हमारी कंप्यूटर में पड़ी होंगी वो हमारी लिंक कर देगा, अटैच कर देगा हमारे कोड के साथ, जिस जो हमने नहीं लिखा होगा उसके अंदर। फिर लोडर का क्या काम है, जो हमारी डिस्क के ऊपर फाइल पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क के ऊपर, लोडर का काम है वो डिस्क से लेके किस में ले आएगा, हमारे प्राइमरी मेमोरी में, इनके रैम के अंदर। फिर रैम से किस में जाएगी, सीपीयू में, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके ऊपर काम करेगा। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूशन साइकिल है। प्रोग्राम इज क्रिएटेड, प्री प्रोसेसर कोड, कंपाइलर क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट कोड एंड स्टोर इट्स ऑन द डिस्क, लिंकर लिंक्स द। यहाँ कंपाइलर वाली जगह पे एक और काम होगा, कंपाइलर उसका सिंटैक्स भी चेक करेगा। अगर उसके अंदर हमने गलत सिंटैक्स लिखा होगा तो हमें एरर भी शो करेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास वो एरर हमें शो करेगा, ठीक है, तो उन एरर्स को हम रिमूव करेंगे। तब तक हम एरर्स को रिमूव नहीं करेंगे, आगे लिंकर का काम स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, एक साइकिल था। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। एडिटर के अंदर हम प्रोग्राम बनाएंगे, जिसके ऊपर स्टोर होगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो भी हम कोड में लिखेंगे, शामिल होंगे, वो प्रोसेस होंगे। फिर उसके बाद कंपाइलर का काम स्टार्ट होगा, वो सिंटैक्स चेक करेगा उस कोड के अंदर जो हमने कोड लिखा होगा। ठीक है, उस कोड का सिंटैक्स चेक करने के बाद वो अगर वो कोड ठीक है तो वो लिंकर का काम स्टार्ट हो जाएगा। लिंकर हमारे क्या करेगा, लाइब्रेरीज को अटैच कर देगा हमारे कोड के साथ, और लाइब्रेरीज जब कोड के साथ अटैच हो जाएंगी तो वो हमारी डिस्क के ऊपर स्टोर होंगी। फिर डिस्क से यानी हार्ड डिस्क से हमारे पास जो लोडर है, एक सॉफ्टवेयर है, ये भी लोड करके मिलके लेके आएगा किसके अंदर, हमारी रैम के अंदर, और रैम से फिर किस में जाता है, सीपीयू में, और सीपीयू क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ठीक है, उसके बाद डीबगर। डीबगर क्या है, डीबगर हमारा एक डीबगर में एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन, हम डीबगर एक्टिव कर सकते हैं, ये एक हमारा कंपोनेंट है। ठीक है, कंपाइलर का।
जो हम एक्टिव करेंगे तो वो लाइन बाय लाइन उसको एग्जीक्यूट करेगा, चेक करेगा, जिस लाइन में एरर होगा तो हमें एरर मैसेज शो कर देगा, और अगर एरर नहीं है तो वो आगे अगली लाइन पे चला जाएगा। एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन और ब्लॉक बाय ब्लॉक और इन वन गो, या एक एक स्टेप बाय स्टेप। एग्जामिन द कंटेंट ऑफ द वेरिएबल, उन वेरिएबल का कंटेंट देखेगा, वैल्यू देखेगा, रजिस्टर्ड एट ईच स्टेप, हर स्टेप के ऊपर हम वेरिएबल की वैल्यू देख सकते हैं रजिस्टर के अंदर के कौन सी इस टाइम वैल्यू है डिबगर के थ्रू। अगर क्योंकि डिबगर के थ्रू हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें समटाइम नहीं, मैं जब आप लोग प्रोग्रामिंग कराऊंगा ना ये सारी चीजें बताऊंगा, समटाइम हमें नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ एरर आ रहा है, एरर की टाइप बताऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगी कि कहाँ एरर आ रहा है। फिर उस एरर को देखने के लिए, चेक करने के लिए हम वेरिएबल्स की वैल्यूज चेक करते हैं। एग्जामिनिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर बाय ट्रेसिंग द कोड स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप कोड को क्या करता है ये ट्रेस करता है। जैसा कि यहाँ पे आप सैंपल फर्स्ट सी प्रोग्राम देख लें, माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, ठीक है, फंक्शन मेन। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेन फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको डायरेक्ट आप लोग को यहाँ एडिटर में ले जाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ये मैंने डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आप लोगों को दोबारा इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दूंगा, अभी आप लोग देख लेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने यहाँ अभी मैं बार बार बात कर रहा था लाइब्रेरी की, ये iostream.h, ये हमारी लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, जैसे मेरे बच्चे यहाँ पे देखें, ये मैंने सी आउट यूज़ किया है, ठीक है, ये यहाँ पे सी आउट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं की, मैंने खुद नहीं बताया कि ये सी आउट क्या है, ये कैसे काम करेगा। तो इनकी डेफिनेशन कहाँ पे, लैंग्वेज बनाने वाले ने, जिसने ये लैंग्वेज बनाई है उसने हमें पहले क्या करके कुछ फाइलें बना के दे दी हैं। जैसे ये iostream एक लाइब्रेरी है, इनकी वो फाइल है जिसके अंदर इनकी डेफिनेशन मौजूद है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनका कोड नहीं लिख रहा, मैं इसको शामिल करा दिया मैंने iostream.h, मैंने कहा कि ये लाइब्रेरी शामिल कर दो, ठीक है। जब ये लाइब्रेरी क्या हो गई मेरी इसके अंदर शामिल हो गई, लिंकर का काम यही होता है, इस लाइब्रेरी को मेरे कोड के साथ, इसका असल कोड ये तो मैं बता रहा हूँ, इंक्लूड वाले फोल्डर में जाओ, वहाँ पे मैं भी दिखा भी देता हूँ, वहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है iostream की, ये हमारे कोड में शामिल करना है जिसके अंदर इनकी डेफिनेशन मौजूद है। इसके बाद ये मैंने लिखा यूजिंग नेम स्पेस std, इसका पर्पज़ आप लोगों को मैं साथ साथ बताता जाऊं कि असल में जब हम ये सी आउट या सी एन लिखते हैं, अभी मैंने आप लोग को यहाँ पे नहीं बताया, अभी सिंपल आप लोग को इतना याद रखना कि ये हमारा प्रोग्राम है, तो इसके साथ इस तरह लिखा जाता है std, ये असल में इसका सिंटैक्स है इस तरह का लिखने का, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये हर किसी के साथ ये ना लिखूँ, मैंने ऊपर इसको क्या करा लिया, इंक्लूड करा लिया यूजिंग नेम स्पेस std, अब ये काम करता रहेगा। अब मैंने ये अपना पहली इंस्ट्रक्शन लिखी है, ये मेरा कोड है, इंस्ट्रक्शन जो हमें बता रहा है वेलकम टू द BZU सब कैंपस लोधरा, वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं। तो अब यहाँ से ये मेरा क्या है, एक एडिटर भी, ये एडिटर है जिसके अंदर मैं प्रोग्राम एडिट कर रहा हूँ। तो ये मेरा IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें प्रोवाइड कर रहा है कौन सा, ये डेव सी प्लस प्लस। अब मैं इसके अंदर ये प्रोग्राम कंपाइल करूंगा, यहाँ देखिए ये कंपाइल का मतलब ये है जब मैं इसके ऊपर कंपाइल करूंगा तो ये इसको ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील कर देगा। अब उसने बता दिया कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, ठीक है, और ये कंपाइल हमारे पास अभी हो रहा है, ठीक है। जब भी ये कंपाइलेशन इसकी पूरी होगी तो हमें ये इसमें मैसेज शो करा दिया कि कोई एरर कोई वार्निंग नहीं है, आप इसे क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसको क्लोज किया और इसके बाद इसके अंदर अब लिंकर ने इसके साथ जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं, इसकी फाइल जहाँ पे पड़ी हुई हैं ये iostream वाली, इसके साथ अटैच कर देगा इसका कोड। अटैच करने के बाद अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यानी अब ये एग्जी फाइल बन चुकी रन हो जाएगी। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसने मेरा स्क्रीन के ऊपर जो भी मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी, स्क्रीन के ऊपर मेरी क्या कर देगा, वो इंस्ट्रक्शन प्रिंट करा देगा। जैसे मैंने कहा था स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दो वेलकम टू BZU सब कैंपस लोधरा, वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली कोड है जो हमने कंप्यूटर को कहा जो काम हम कह रहे हैं वही करेगा। देखिए मैंने अभी थोड़ा सा इसको काम कहा कि भाई अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करो वेलकम टू BZU सब कैंपस लोधरा, वी आर स्टडिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो उसने वही चीज़ क्या कर दी, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दी। तो ये हमारा आज पहला प्रोग्राम था। आप लोगों ने अभी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाने वाली हैं, ठीक है, जो हो सकता है कि ये लेक्चर एक ओवरव्यू था, आप लोग इतना ज़्यादा समझ ना आई हो, लेकिन आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश करनी है कि हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं, जिस लैंग्वेजेस के अंदर हमने क्या करना होता है, कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, वो उन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है, मशीन हमारी काम करती है। तो हम मशीन के लिए जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो होप सो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप लोगों ने अपना ये कंपाइलर इंस्टॉल करना है, मैंने कहा था कि आप लोग कंपाइलर इंस्टॉल करना सिखा दूंगा।
ठीक है, तो आप लोगों ने इसी तरह का क्या करना है, ये डेव C++